हेलो डियरियंस, वेलकम टू अ न्यू क्लास। आज हम लोग सोशल साइंस के पहले मॉडल पेपर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर के सेक्शन ए, बी, सी को हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी, ई और एफ में दिए गए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो रिसेंटली अपलोडेड वीडियोज़ में आपको वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, या आप प्लेलिस्ट में भी उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपके क्लास के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हर प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 9-10 के बच्चों के लिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है, सिंपली वर्स। इसको भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। आज हमें सेक्शन डी से स्टार्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी जो बनती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमें 5 ऐसे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, मिट्टी के बनने को 5 कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है? द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज नोन एज पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक वो रॉक होता है जिसके धीरे धीरे ग्रेजुअली टूटने से मिट्टी बनती है। तो पेरेंट रॉक कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसा होगा और उसको बनने में कितना समय लगेगा। दूसरा है टोपोग्राफी। ये टोपोग्राफिकल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि माउंटेन्स पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अलग तरह की मिट्टी मिलेगी और मिट्टी का थिकनेस भी अलग होगा। उसी तरह प्लेट्यूज पर अलग तरह की मिट्टी मिलेगी, उसका थिकनेस भी अलग होगा। और प्लेन्स में अलग तरह की मिट्टी मिलेगी और उसका थिकनेस अलग होता। प्लेन्स की जो मिट्टी होती है ना, उसको सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि जितनी भी नदियाँ बहकर आती है ना, अंततः वो प्लेन्स से ही होकर गुजरती है और प्लेन्स में ही सारी मिट्टी बैठ जाती है। तीसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, उस कारण से भी सॉइल का फॉर्मेशन तेज हो जाता है। जैसे कि जिस एरिया में बहुत बारिश होती है और टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत कम टेम्परेचर हो जाए, तो उसके कारण से पत्थर जल्दी जल्दी टूटते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन तेज हो जाता है। चौथा फैक्टर है वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर का मतलब होता है पेड़ पौधों का फैलाव। अगर पत्थरों पर प्लांट्स उग जाते हैं, पत्थरों के बीच में रैक्स होता है, क्रैक्स होता है, कुछ खाली जगह होते हैं, उसमें प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। और जब प्लांट्स के रूट फैलने लगते हैं, उस क्रैक को पेनिट्रेट करते हैं, तो वो क्रैक बड़े होने लगते हैं और उसके कारण से पत्थर टूटने लगते हैं, उसका वेदरिंग होने लगता है। तो ये भी एक कारण है पत्थरों के वेदरिंग का और सॉइल फॉर्मेशन का। नेक्स्ट फैक्टर है टाइम। टाइम जितना ज़्यादा मिलेगा ना, सॉइल उतना अच्छा बनेगा और उतना मोटा लेयर सॉइल का बनेगा। वही यहाँ पे बताया है कि सॉइल जो है ना एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब सॉइल जो है अपने आप को रिप्लेस करते रहता है। मिट्टी कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, मिट्टी को रिप्लेस होने में ना हज़ारों साल लग जाते हैं। अगर मिट्टी के एक पतले से लेयर की भी बात करें तो एक पतला सा लेयर बनने में भी ज़मीन के ऊपर उतनी मिट्टी को बनने में ही हज़ारों साल लग जाते हैं। और देखिए, एक दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आप इसको भी बना सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को बचा कर रखने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, वहाँ की मिट्टी जल्दी आसानी से बह नहीं पाती है, क्योंकि पेड़ के जड़ जो होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक लाइन से पेड़ लगा दें या एक लाइन से घर बना दें उस एरिया में जहाँ पर डिज़र्ट है, जहाँ पर आसपास पूरा रेगिस्तान है, तो हवा के कारण रेगिस्तान का जो सॉइल होता है, जो वहाँ का सैंड होता है, वो उड़ नहीं पाता है, जिसके कारण से वहाँ का सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर हम लोग पेड़ लगा देंगे बहुत सारे या घर बना देंगे तो जो हवा आएगा वो उतना तेज़ी से नहीं बह पाएगा। ये सब जो है हवा को रेसिस्ट कर देगा, उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा और उस कारण से मिट्टी उड़ना बंद हो जाएगी। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, स्टेप्स शुड बी टेकन टू चेक रेकलेस कटिंग और फेलिंग ऑफ ट्रीज। अगर कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है या पेड़ गिर रहे हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथा हम क्या कर सकते हैं, फ्लड शुड बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर्स। नदियों पर जब बांध बनाई जाती है तो बाढ़ आ जाता है, आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाता है, तो उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें रिवर्स का मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए। अगर डैम बनाना भी पड़ रहा है तो उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए ताकि कहीं पर बाढ़ ना आए। और पांचवा है टेरेस फार्मिंग और कॉन्टोर प्लॉइंग।
जो हिल स्लोप्स होते हैं उस पर अगर हम लोग टेरेस फार्मिंग करेंगे, कॉन्टोर प्लोइंग करेंगे तो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अब देखिए हिल का जो स्लोप होता है कुछ इस तरीके से होता है, अगर हम लोग मिट्टी को इसी तरह से प्लॉइंग कर देंगे, मिट्टी को ढीला बना देंगे तो बारिश होगी और सारी मिट्टी बह जाएगी। लेकिन अगर हम लोग हिल्स पर कुछ इस तरह से खेती करें, ठीक है, इस तरह से अगर हम खेती करें और यहाँ पे फसल लगाएं, फिर यहाँ पे फसल लगाएं, स्टेप्स के तरह अगर हम बना दें और इस तरह से प्लॉइंग करें तो मिट्टी के बहने का चांस जो है थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसी तरह की खेती को हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं और इसी तरह के प्लॉइंग को हम लोग कॉन्टोर प्लॉइंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें अपने पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग ऐसे आंसर कर सकते हैं कि खेती क्यों जरूरी है, क्योंकि खेती जो है एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन है। अगर किसी कंट्री में खेती नहीं हो रही है तो उसका डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगा, डेवलपमेंट इनफैक्ट बंद ही हो जाएगा। तो खेती तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेती से क्या होता है, एक तो लोगों को फूड मिलता है जो कि फूड सबसे बेसिक नीड है। उसके बाद इट क्रिएट्स ह्यूज मार्केट फॉर ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स एटसेट्रा। जितने सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उसका एक बहुत बड़ा मार्केट बनता है एग्रीकल्चर के कारण ही। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार भी कृषि से मिलता है। और पांचवा है इट इरेडिकेट्स पॉवर्टी, ये गरीबी को मिटाता है। इनहेंसिंग ट्रेड, ये व्यापार को बढ़ावा देता है। एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में भी मदद करता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग बाहर से कुछ खरीदते हैं तो यूएस डॉलर में खरीदते हैं। यूएस डॉलर हमारे पास कहाँ से आएगा, वो हम प्रिंट थोड़ी करते हैं। यूएस डॉलर हमें अर्न करना पड़ता है, उसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। कैसे अर्न होगा, जब हम अपना कोई सामान बाहर भेजेंगे तब उसके बदले में हमें यूएस डॉलर मिलेगा और उस यूएस डॉलर से हम लोग बाहर से कोई सामान खरीद सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं बाय सेंडिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू द फॉरेन कंट्रीज। और देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आप ये भी बना सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के 5 फीचर्स आपको बताने हैं। तो देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल एग्रीकल्चर का ही एक टाइप है जिसमें कि एक ही तरह के फसल को बहुत बड़े खेतों में लगाया जाता है ताकि उससे जो उपज हमें मिले उसको बेचकर हम पैसे कमा सके। तो ये कमर्शियल एग्रीकल्चर का ही एक टाइप है। तो इसका आंसर आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्यों जरूरी, इसका क्या क्या फीचर है। तो इसका सबसे पहला फीचर है कि इट इज़ अ लार्ज फार्म और स्टेट यूजुअली इन अ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री। जो ट्रॉपिकल कंट्री होते हैं या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे ऐसी खेती की जाती है। अच्छा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री कहने का मतलब क्या हुआ, ट्रॉपिकल कहने का मतलब जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है और सब ट्रॉपिकल कहने का मतलब ये वाला एरिया है ऊपर और ये वाला एरिया नीचे। तो इन्हीं सारे एरियाज़ में ऐसी खेती की जाती है। इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसी खेती बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके की जाती है, पूरे प्लानिंग के साथ की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर प्लानिंग के साथ नहीं किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इट इज़ साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग। इसमें साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है खेती करने के लिए। दिस एग्रीकल्चर इज़ कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। जहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है वहाँ पर ऐसी खेती अधिकतर की जाती है। तो ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द दांडी मार्च एज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। दांडी मार्च करते करते सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो ऐसा कैसे हुआ वही हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जो है दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं साबरमती आश्रम से और ये दांडी नाम के जगह की ओर चलना शुरू करते हैं। दिस इज हाउ द मार्च केम टू बी नोन एज दांडी मार्च। इसी कारण से इस मार्च को दांडी मार्च कहते हैं। इस मार्च की शुरुआत 78 लोगों के साथ हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ जुड़ते गए। दे मेड द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड ब्रोक द लॉ।
उस समय अंग्रेजों का ये कानून था कि आप समुद्री पानी से नमक नहीं निकाल सकते हैं, नहीं तो अंग्रेज टैक्स कैसे वसूलते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक निकाला और अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया, एक तरह से उसका डिसओबीडियंस कर दिया। तो ये जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, जो नमक आंदोलन हुआ था, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। इट बिकेम द सेकेंड मास मूवमेंट एज स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोर्ट्स वर बाइकॉटेड। सब चीज को लोगों ने बाइकॉट कर दिया, स्कूल नहीं जाने लगे लोग, कॉलेजेस को बाइकॉट उन्होंने कर दिया, कोर्ट्स को बाइकॉट कर दिया, फॉरेन गुड्स को उन्होंने बाइकॉट कर दिया, सब चीज को जलाने लगे, किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। तो इस तरह से जो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया है, एक्सप्लेन 5 हैपनिंग्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या ऐसा हुआ जिसके कारण ये आंदोलन शुरू हो गया, वो हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को बैन कर दिया था एंड द पुलिस एंड आर्मी वर ब्राउट आउट टू सप्रेस द मूवमेंट। वो लोग आंदोलन को दबाने पर पूरे तरह से उतर आए थे। उसके बाद आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन इट बिकेम ऑब्वियस दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ तो उसके बाद ये समझ में आ गया कि अब अंग्रेज जो है वो भारत को आज़ाद नहीं करेंगे। क्रिप्स मिशन क्या था, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो उस समय स्टैनफोर्ड क्रिप्स भारत आया 1942 में, और उन्होंने भारत के सामने प्रपोज किया कि हम भारत को वर्ल्ड वार 2 के बाद आज़ाद कर देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। और उसने ऐसी ऐसी शर्तें रखी जो कि भारत के जो लीडर्स थे उनको मंजूर नहीं था, क्योंकि वो शर्त जो थे ना काफ़ी ट्रिकी थे। जैसे कि आपको तुरंत आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी मिलेगी लेकिन कंट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आज़ादी मिलने के बाद भी रहेगा, इस तरह का बहुत सारा कंडीशन था। तो इसके कारण से भारत के जो लीडर्स थे उन्होंने मना कर दिया और क्रिप्स मिशन फेल हो गया। उसके बाद अगला कारण था कि गांधी जी को लगता था कि जापान जो है इंडिया पर अटैक कर देगा, क्योंकि इंडिया में उस समय ब्रिटिशर्स थे और वर्ल्ड वार 2 में जापान और ब्रिटिशर्स जो है अपोजिट साइड में थे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। इसीलिए ही वांटेड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया, इसीलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएं। उसके बाद गांधी जी गेव द फाइनल ब्लो टू द ब्रिटिशर्स ऑन अगस्त 8, 1942 बाय लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसके बाद अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी 8 अगस्त 1942 को। और 5th पॉइंट है, इट वाज अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू गांधी जीज कॉल फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल चुका था, उससे भी गांधी जी को सपोर्ट मिला कि वो भारत को तुरंत से तुरंत आज़ाद करवाने के लिए एक और आंदोलन की शुरुआत कर सके। तो इस तरह से ये 5 कारण हो गए जिसके कारण से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछ ही लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर्स और फंक्शंस है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ऐसे केसेस आते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही लड़े जा सकते हैं, जैसे कि जब भी कोई सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ या 2 स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इस तरह के केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जा सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। दूसरा है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट में अगर कोई डिसीजन दिया गया और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और ये जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई करने का, वो सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। तीसरा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अगर हमारे प्रेसिडेंट को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर किसी तरह का सजेशन चाहिए, किसी तरह का एडवाइस चाहिए, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कि वो हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, उनको अपना ओपिनियन दे सकते हैं। चौथा है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इस अधिकार क्षेत्र के तहत हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने नीचे आने वाले सभी कोर्ट्स के फंक्शनिंग को सुपरवाइज कर सकती है, उस पर निगरानी रख सकती है कि उसके नीचे आने वाले कोर्ट सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और पांचवा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी माना जाता है क्योंकि भारत में जितने भी केसेस होते हैं उसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास प्रिजर्व्ड रहता है, वहाँ पर सब चीज़ डिटेल्ड में स्टोर रहता है। ऑप्शनल क्वेश्चन भी इसमें है, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के 5 फीचर्स हमें बताने हैं कि इसकी क्या क्या खासियत है। सबसे पहला कि लोक अदालत जो होता है एज एन एफर्ट टू सिंप्लीफाई। लोक अदालत की शुरुआत क्यों हुई थी? एज एन एफर्ट टू सिंप्लीफाई द लीगल प्रोसीजर, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। मतलब लीगल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए,
खर्च कम लगे केस लड़ने में, और जस्टिस न्याय जो है बहुत जल्दी से मिल जाए। यही सब कारण थे जिसके कारण से लोक अदालत को सेटअप किया गया था। अच्छा, अगर आपको लोक अदालत के बारे में पता नहीं है तो शॉर्ट में बता देते हैं। हमारे जो रेगुलर कोर्ट्स हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इनके पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो इस बर्डन को घटाने के लिए लोक अदालत के कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई थी। लोक अदालत में ना रिटायर्ड जजेस बैठते हैं। रेगुलर कोर्ट्स के जो रिटायर्ड जज होते हैं वही लोक अदालत में बैठते हैं, और यहाँ पर बहुत जल्दी फैसला सुनाया जाता है। यहाँ पर आपको वकील लेके नहीं जाना होगा, यहाँ पर आप अपनी बात खुद से रख सकते हैं। वही सब यहाँ पर बताया है। द लोक अदालत इज नॉर्मली प्रिसाइडेड ओवर बाय अ रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज ही उसको प्रिसाइड करते हैं। द डिस्प्यूटिंग पार्टीज प्लीड देयर केस देमसेल्फ, मतलब अपना केस आप खुद से लड़ सकते हैं। नो एडवोकेट और प्लीडर इज अलाउड टू आर्ग्यू द केस, कोई भी एडवोकेट का जरूरत वहाँ पे नहीं होता है। इवन विटनेसेस आर नॉट एग्जामिन्ड, विटनेस को भी एग्जामिन नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर कोई भी जाकर गवाही दे सकता है। और पांचवा है एफर्ट्स आर मेड टू सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू कॉम्प्रोमाइज, म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड ऑन स्पॉट डिसीजन। कोशिश किया जाता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया जाए, एग्रीमेंट करवा दिया जाए, और वहीं पर ऑन स्पॉट डिसीजन देकर मामले को ख़त्म किया जाए। सबसे पहली बार गुजरात में लोक अदालत सेटअप किया गया था और बहुत सारे केसेस को वहाँ पे क्लियरिफाई किया गया था, ख़त्म किया गया था। तो लोक अदालत एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि पेंडिंग केसेस को कंप्लीट करने में, ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जब भी लोक अदालत के बारे में क्वेश्चन किया जाए। अब हमें सेक्शन ई में दिए गए क्वेश्चंस करने हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस किए, आई होप आपको सारा समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ हमें दिया है, इसको रीड करना है और उसी के अकॉर्डिंग ये 3 क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं। तो देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप, हम बस क्वेश्चन आंसर समझा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? लोगों को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। जो हमारी पॉपुलेशन है ना, उसको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं, बहुत सारे फायदे कमाए जा सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर स्किल्ड, एडुकेटेड एंड हेल्दी। अगर हम अपने पॉपुलेशन को, लोगों को स्किल्ड बना देते हैं, एडुकेटेड बना देते हैं और हेल्दी बना देते हैं, तो इसी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल आंसर है, एक लाइन में आपको आंसर करना है। दूसरा है हाउ कैन ह्यूमंस मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेस है उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है लोगों के द्वारा। तो इसके लिए हम आंसर लिख सकते हैं ह्यूमंस कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू देयर नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। अगर लोगों के पास नॉलेज होगा, उनके पास स्किल होगा, उनके पास टेक्निकल डेवलपमेंट होगा, वो टेक्निकली एडवांस्ड होंगे, तब जाकर नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास प्राकृतिक संपदा है उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है हाईलाइट द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेट मेक अ कंट्री डेवलप्ड। ह्यूमन रिसोर्स के वो कौन कौन से क्वालिटीज़ है जिसके कारण से एक कंट्री स्ट्रांग बनता है, डेवलप्ड बनता है, वो हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पे 2 कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया है, जापान और अफ्रीका। आप उतना दूर क्यों जाते हैं? आप सिंपली इंडिया और चाइना को कंपेयर कर लीजिए। दोनों का पॉपुलेशन सेम है। इंडिया को देख लीजिए कहाँ है, चाइना को देख लीजिए कहाँ है, और एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है उसको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो देखिए, द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर हेल्दी, वेल एडुकेटेड एंड स्किल्ड। फॉर एग्जाम्पल इन जापान के अगर लोगों को देखें तो वहाँ के लोग हेल्दी हैं, वेल एडुकेटेड हैं और स्किल्ड हैं। इन जापान ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेल डेवलप्ड एज पीपल आर स्किल्ड एंड टेक्निकली डेवलप्ड। जापान की बात करें तो वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड है क्योंकि लोग स्किल्ड हैं और टेक्निकली एडवांस्ड है। लेकिन अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, अफ्रीकन नेशंस की बात करें, तो वहाँ रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो डेवलप्ड नहीं है, वो कंट्री जो है वो डेवलप नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वहाँ के लोग अनस्किल्ड हैं और इलिटरेट हैं। तो इस तरह से आप 1-2 लाइन में 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करके इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और पैराग्राफ दिया है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन आंसर समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है हाईलाइट एनी वन नेगेटिव फीचर ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया।
भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई थी उसका नेगेटिव पॉइंट क्या था वो हमें बताना है। तो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ लिखा है, इट क्रिएटेड अ डिवीजन बिटवीन इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड द रेस्ट ऑफ इंडियंस। जो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे थे और जो लोग नहीं अंग्रेजी पढ़े लिखे थे उनके बीच में एक डिवीजन, एक दरार बन गई, लोग बहुत दूर जाने लगे। मतलब जो इंग्लिश पढ़े थे उनको सुपीरियर माना जाने लगा और जो इंग्लिश नहीं पढ़े थे उनको इन्फीरियर माना जाने लगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाईलाइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वर्धा एजुकेशन स्कीम। वर्धा एजुकेशन स्कीम का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या था वो हमें बताना है। तो हम लिख सकते हैं, ये एक ऐसा नेशनल एजुकेशन सिस्टम था डेट वाज प्रपोज डेट वुड इनकलकेट मॉरल्स लाइक ट्रूथ, गुडनेस, जस्टिस, अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी अमॉन्ग द इंडियन मासेस। वर्धा एजुकेशन स्कीम का लक्ष्य था कि वो लोगों में सच्चाई, अच्छाई, न्याय, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बढ़ावा देगा। और तीसरा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट्स एंड एंग्लिसिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट क्या थे वो हमें बताना है। तो जब भारत में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था तो भारत के लोग दो हिस्सों में बट गए थे, एक थे ओरिएंटलिस्ट और दूसरे थे एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मानना था कि भारत में ठीक है आप ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ला रहे हैं लेकिन आपका जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा वो संस्कृत और पर्शियन ही रहना चाहिए। आप जो भी पढ़ाइए लेकिन संस्कृत और पर्शियन में ही पढ़ाइए। लेकिन जो एंग्लिसिस्ट थे उनका मानना था कि मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है। तो इसी बात को हम इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। 36 में भी एक पैराग्राफ दिया है, आपको इसको पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है उसको कौन चुनता है? तो वो राज्यसभा के मेंबर्स ही चुनते हैं अपने डेप्यूटी चेयरमैन को। तो वही लिखा है, द राज्यसभा के मेंबर्स ही डेप्यूटी चेयरमैन को चुनते हैं। अच्छा, चेयरमैन को कौन चुनता है? चेयरमैन को कोई नहीं चुनता है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली वही चेयरमैन बन जाता है, उनको कोई चुनते नहीं है, ठीक ना। जो भी वाइस प्रेसिडेंट बना वही राज्यसभा का चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई कैन द वाइस प्रेसिडेंट नॉट वोट ऑन एनी इशू लाइक स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो वोटिंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा का स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, वो केवल स्पीकर होते हैं, उनको अलग से लाया जाता है। तो राज्यसभा का केवल जो मेंबर होता है वही वोटिंग कर सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, वो हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, इसी कारण से वो वोट नहीं कर सकते। और तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का क्या क्या फंक्शन होता है? 2 फंक्शंस हमें लिखने हैं। सबसे पहला, ही और शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो भी मीटिंग होता है उसको लीड करने का काम हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही करते हैं। और दूसरा है, ही और शी कंडक्ट्स इट्स प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेन्स द डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। राज्यसभा में डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करने का काम भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ही होता है। अब हमें सेक्शन एफ के क्वेश्चंस को समझना है जिसमें कि मैप वाले क्वेश्चन है। 37 के ए में पूछा है, 2 places A and B have been marked on the given outline map of the world. Identify them and write their correct names on the line marked on the map. देखिए एक मैप यहाँ पर दिया है, 37A क्वेश्चन का मैप यहाँ पर है। इसमें 2 पॉइंट्स को मार्क किया गया है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। तो एक को ए से मार्क किया है, एक को बी से। तो ये जो पॉइंट ए है ये कौन सा है? ये है साउथ ईस्ट एशिया। और ये जो पॉइंट बी है ये कौन सा पॉइंट है? ये है यूएसए। इन दोनों आंसर के लिए आपको और भी हिंट दिया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 37 का ए कहाँ गया? यहाँ पे। तो पॉइंट ए जो है वहाँ पे रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसका आंसर ये होगा साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा पॉइंट है मेजर वेट प्रोड्यूसिंग एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेहूँ की खेती होती है, तो यूएसए। और तीसरे के लिए बोला है, ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। आपको सी इसको लोकेट करना है कि ये कहाँ पर है। मेजर लो रेनफॉल एरिया इन सदर्न अफ्रीका, तो ये कहाँ पर है? जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, ये है कालाकारी डिज़र्ट। ये कहाँ पर है? तो आप इस तरह से मैप पर इसको लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट सी कहाँ पे है? पॉइंट सी यहाँ पर है, ये वाला कालाकारी डिज़र्ट। तो ये जो एरिया है जो लोकेट किया गया है यही इसी तरह से आपको
लोकेट कर देना है, यहाँ पे मार्किंग कर देना है और लिख देना है कालाकारी डिजर्ट और सी लिख देना है। विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है विच रीजन ऑफ एशिया रिसीव्स हाई रेनफॉल, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो साउथ ईस्ट एशिया, वही आंसर है यहाँ पर भी। नेम वन मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया इन नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर गेहूं की खेती होती है, तो यहाँ भी आप यूएसए लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेम वन ऑरिजिन ऑफ लो रेनफॉल इन सदर्न अफ्रीका, तो कालाकारी डिजर्ट, आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं। 37 के बी में एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला है ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग, इन दोनों को हमें लोकेट करना है और मार्क करना है। तो देखिए सबसे पहला है द प्लेस एसोसिएटेड विथ वान गुज्जर्स, वो कौन सा जगह है जहाँ पे वान गुज्जर्स रहते हैं, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, इसको लोकेट करना है और मार्क कर देना है। दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1929, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, तो लाहौर को हमें मार्क करना है। तो देखिए जम्मू कश्मीर और लाहौर को कैसे मार्क किया है, यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया वान गुज्जर्स का एरिया जम्मू कश्मीर, और लाहौर यहाँ पे है, बी पॉइंट को यहाँ पर मार्क किया है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में मार्क कर देना है। उसके बाद अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेम द प्लेस एसोसिएटेड विद वान गुज्जर्स, तो जम्मू कश्मीर में वान गुज्जर्स रहते हैं। दूसरा है नेम द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 टुक प्लेस, कहाँ हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। अगर आप विजुअली चैलेंज है तो आप सिर्फ आंसर लिख दीजिए, आपको कुछ और नहीं करना है। लेकिन अगर आप विजुअली चैलेंज नहीं है तो आपको मैप में मार्क करना पड़ेगा, जैसे कि बताया गया था। तो फाइनली हमने एसएसटी के सेट 1 को पूरा कर लिया। अब सेट 2 का कुछ क्वेश्चन बचा, कोशिश करेंगे हम उसका भी वीडियो अपलोड कर दें, नहीं तो जितना वीडियो अभी तक अपलोड किया है अगर आप उसको भी पूरा देख लेते हो तो सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी। अच्छा, एक और वीडियो हम अपलोड किए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाला, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। एसएसटी के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस किए हैं। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप एग्जाम प्रिपरेशन वाला प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।